हेलो स्टूडेंट, टैगोर एजुकेशन ग्रुप खियाला में कल हमने कक्षा 10 की मैथ की पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या से संबंधित संख्याओं, उनकी परिभाषाएं और उनके उदाहरणों के बारे में समझा था। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 1.1 को लेकर चलते हैं, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है 140। 140 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे। ये 140 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको पहले विभाजिता के नियम आने चाहिए। विभाजिता के नियम से हमें संख्या को देखते ही हम बता सकते हैं कि ये 2 से विभाजित होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, 7 से होगा या नहीं। अदरवाइज वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है बार बार में उसको विभाजित करना। इसके लिए सबसे पहला है 2 का नियम। 2 का नियम है कि संख्या का जो इकाई का अंक है, संख्या में जो इकाई का अंक है, यदि वो 0, 2, 4, 6, 8 यदि हो तो वो पूरी संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। इनके अलावा कोई भी अंक है तो उसे 2 से विभाजित नहीं करना है, वो विभाजित नहीं होगी। फिर है आपके 3 का नियम। 3 का जो नियम है वो है कि नंबर में जो अंक है, जो संख्या है, संख्या में अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या पूर्णतया 3 से विभाजित होगी। फिर है 5 का नियम। 4 के लिए है कि यदि वो 2 से हो रही है तो वो 4 से भी होगी, लेकिन इसमें अभाज्य संख्याओं को काम में लेना है, इसलिए 4 तो लेना ही नहीं है काम में। अगली है 5। 5 का नियम है कि यदि इकाई का अंक 0 या 5 है, संख्या में इकाई का अंक यदि 0 या 5 है तो वह 5 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। 6 के लिए है कि 2 और 3 से हो रहा है तो वह 6 से भी विभाजित होगा। ऐसे ही 7, 9 सारे नियम हैं। अब हम यहां ध्यान देखते हैं कि हमारी जो संख्या है 140, 140 में हम पहले 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 70 बार। अब हमें से फिर से पीछे देखो, इकाई का अंक 0 है तो ये 2 का नियम लग जाएगा। 2 का नियम लगेगा तो चलो 2 का भाग लगा देते हैं, जो कि कितनी बार जाएगा? 35 बार। 35 में अब इकाई का अंक देखो 0 नहीं है तो 2 से होगा नहीं। 3 का नियम लगा के देखते हैं, अंकों का योग कितना हो रहा है? 3 और 5 है। 35 है तो 3 और 5 योग 8 हो रहा है, तो 3 से विभाजित नहीं होगा। तो अब इसमें 5 सते 35 और 7 में 7 का भाग 1 बार, तो 140 का आया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यहां देखो 2 गुणा 2 है तो इसको घात के रूप में व्यक्त कर देते हैं, तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। इस प्रकार 140 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया। अगला प्रश्न है 156। 156 को हम लिखते हैं 156 में इकाई का अंक 6 है, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा तो 2 का भाग लगा देते हैं। 2 का भाग लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 1 शेष रहा 6, 2 अठे 16, 78 है। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 तिये 6, 1 शेष रहा 8, 2 में 18, 39 है। 3 का भाग लगाएंगे 13 बार और 13 का 1 बार, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसे लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये है 156 का अभाज्य गुणनखंड। इसी में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3825। 3825 इसमें इकाई का अंक 5 है तो ये 2 से तो विभाजित होगा नहीं, तो हम इसमें अंकों का योग करके देखते हैं। 8 2 10 5 15, 15 और 3 18, तो इसमें 3 का पूरा भाग चला जाएगा, तो 3 का भाग लगाते देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, शेष रहा 2, उतार ली नीचे हमने 2, 3 सत्ते 21, शेष रहा 1, ये आगे उतार दिया हमने 5 और 3 पंजे 15। आगे देखते हैं क्या ये 3 से विभाजित होता है क्या? 2 और 1 3 7,
10 5 15, 15 3 से विभाजित होता है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 का भाग लगा देते हैं, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 शेष रहा, 3 पंजे 15। अब इसे फिर से देखते हैं, 4 2 6 5 11। अब ये 3 से विभाजित नहीं होगा, तो 5 का लगा देते हैं, 5 से लगा देंगे, 5 8 40, 2 शेष रहे 25, ये 85। अब इसमें फिर से 5 का लगा देते हैं, 5 एकम 5, शेष रहे 3, 5 सत्ते 35। 17 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 में केवल 17 का ही भाग जाता है एक बार, तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो इसे लिखेंगे 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। इसी में आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 5005। इसे करते हैं, दो का नियम इसमें लागू नहीं हो रहा, 3 में भी अंकों का योग 10 हो रहा है, तो इसमें हम सीधे 5 का भाग लगा देंगे, 1 0 0 1। अब इसमें किसका भाग लगेगा, 11 का या नहीं लगेगा, 11 का भाग लगेगा, 11 का भाग लगा देते हैं, 11 9 99, 1 शेष रहेगा 1, 11 एकम 11। 13 का भाग लगा देंगे, 13 सत्ते 91, 7। देखो यहां अंक आरोही क्रम में नहीं जमा हुए, इसलिए हम नीचे आरोही क्रम में लिख देते हैं। तो पहले 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। इस प्रकार अगला है 7429। 7429 इसमें हम करते हैं, तो हमारा प्रश्न है कि ये पहले किससे विभाजित होगा, तो ये 17 से विभाजित होगा। 17 से विभाजित होगा तो इसमें हम भाग लगाते हैं 17 का, तो कितनी बार जाता है, 3 हो गए 437। 17 का जब इसमें भाग लगाएंगे, 17 चौक 68, पीछे कितने रहते हैं, 42 हो गए 2, 7 51, फिर 11 9 19, 119, 17 7 119, तो ये हो गए 437। इसमें हम जब आगे भाग लगाएंगे तो 19 का भाग लगाएंगे, तो 19 2 38, ये हो गए 23 बार। जब इसमें भाग लगाया 23 बार, 23 में भाग लगेगा 23 का एक बार, तो 7429 का अभाज्य गुणन करना है 17 गुणा 19 गुणा 23। देखो इस प्रकार हमने अलग अलग अंकों का अभाज्य गुणनखंड किया है। ये थे आपके अभाज्य गुणनखंड के प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके, जो दूसरा प्रश्न है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो संख्याएं हमें दी हुई रहेगी उनका गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमें इसकी जांच भी करनी है। पहले दी गई संख्याओं का हमें HCF और LCM निकालना है और फिर हमें इस नियम की जांच भी करनी है। तो हम पहले इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 26 है तो 2 का भाग लगाएंगे 13 बार, 13 का भाग 13 में एक बार, तो 26 का है 2 गुणा 13। अगली संख्या है 91। 91 7 से विभाजित होगा, 13 बार, 13 7 91, फिर 13 का भाग 13 में एक बार, तो 91 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 7 7 गुणा 13। तो यहां हम HCF निकालेंगे 26 91 का। देखो HCF निकालने के लिए मेथड है कि जो दोनों में कॉमन फैक्टर है, जो दोनों में जो उपस्थित अंक है वो उसका HCF होता है। तो देखो इन दोनों में 13 है, 13 कॉमन फैक्टर है इसका, तो इसका HCF हो गया 13।
एलसीएम निकालेंगे 26 91। एलसीएम में जो संख्याएं कॉमन है वो तो होगी, उसके बाद जो बची हुई संख्याएं हैं वो भी उसके अंदर शामिल होंगे, तो 2 गुणा 7। तो इसका एलसीएम है 13 दूनी 26, 26 को 7 से गुणा कर देंगे, 182। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 182। अब हम इसमें जांच भी करेंगे कि इन संख्याओं का जो गुणनफल है वो इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो ये हमने कल एक नियम पढ़ा था कि दो धनात्मक पूर्णांकों के ए और बी का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, वो यहां जांच कार्य है। तो देखो सत्यापन हमें करना है, एलसीएम ए बी गुणा एचसीएफ ए बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। यहां ए और बी संख्याएं हैं, तो एलसीएम ए यहां पे है पहला अंक 26, दूसरा है 91 गुणा एचसीएफ 26 91 इक्वल 26 गुणा 91। अब देखो हमारा जो एलसीएफ है 26 गुणा 91 कितना आया है? 182। इधर नोट कर रही हूं, 182 गुणा एचसीएफ कितना आया है? 13 इज इक्वल टू 26 गुणा 91। 26 गुणा 91, 182 को 13 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 546, 2366। तो इनका गुणनफल आया है 2366। 26 को 91 से भी गुणा करेंगे, दो 2366। तो यहां ध्यान देंगे दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आया है 2366 और उन संख्याओं का गुणनफल भी है 2366। तो यही इस प्रश्न में हमसे कहा गया था कि दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो और उनकी जांच करो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इसी मेथड में इसका अगला प्रश्न है कि 510 और 92, 510 और 92। चलो इनके अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 2 का भाग लगा देंगे, 2 दूनी 4, 1 शेष रह गया, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब इसमें 5 5 10 दोबारा 3 से विभाजित होगा, ये 3 8 24, 3 पंजे 15। अब ये 5 से विभाजित 3 से नहीं होगा, 5 से कर देते हैं, 5 एकम 5, 3 शेष रहेगा 35, 5 7 35, 17 का एक बार। तो यहाँ 510 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी में अगला है हमारे पास में 92। 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर 2 23, फिर 23 1। बराड़ में 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर 2 का 23, फिर 23 का 1। तो इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं 510 और 92 का। तो देखो कॉमन फैक्टर क्या है? एक तो ये 2 है और कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका एचसीएफ है 2।
ऐसे ही इसका एलसीएम निकालेंगे 510 और 92 का एलसीएम। तो इसमें कॉमन फैक्टर के अलावा पहले तो कॉमन फैक्टर है अपना 2, इसके अलावा देखो 2 एक बार और आया हुआ है, फिर 3, 5, 17 और 23, इन सब का गुणनफल अब हमें करना होगा, वो ही इस प्रश्न का एलसीएम होगा। तो इन सब का गुणनफल जब करेंगे तो आंसर होगा हमारा 460, 23,460 इसका एलसीएम होगा। अब जो हमारा नियम था कि किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उनके पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है, तो अब हम वो चेक कर लेते हैं जो हमें सत्यापन करना है प्रश्न के लिए। एचसीएफ है 510 92, एलसीएम है 510 और 92 का, तो गुणन हमें करना है 510 और 92। तो एचसीएफ कितना आया है 2, एलसीएम है 23,460, इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो 2 से गुणा करेंगे 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,920। ऐसे ही 510 को हम 92 से गुणा कर देंगे, 0, 2, 10, 0, 9, 45, 46,920। तो इसमें भी देखो इन संख्याओं का जो गुणनफल है वो इन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। देखेंगे इसे। अगला प्रश्न है 336 और 54, इसी का अभाज्य गुणनफल करते हैं दोनों संख्याओं का। 2 का भाग लगा देंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अठे 16, फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 21, 3 से कर देंगे 7 और 7 से कर देंगे 1। तो 336 का है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 7। 54 का करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे 27 बार, फिर 3 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। तो 54 का कर रहे हैं तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अब हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, 336 और 54। तो इसमें देखो एक तो ये कॉमन फैक्टर 2 है, एक ये कॉमन फैक्टर 3 है, और कोई कॉमन यहाँ 2 है पर नीचे वाले में 2 नहीं है, नीचे 3 है और ऊपर 3 नहीं है, 7 का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा, तो 2 गुणा 3, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 6। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में देखो 2, 1 2 3, फिर 3, 3 गुणा 3 7, थोड़ा सा इसका आ रहा है 3024, इसका गुणनफल आ रहा है 3024। एक 3 हमने लिखा नहीं था। अब इसका करते हैं एचसीएफ गुणा एलसीएम इज इक्वल टू 36 गुणा 54। तो इसका एचसीएफ कितना आया 6, 3024, इनका गुणनफल है 336 गुणा 54। इनको गुणा कर देंगे, 3024 को 6 से गुणा करेंगे, 2 6 दूनी 12, 13 14, 6 3 18, तो
18,144। ऐसे ही इनको करेंगे 336 गुणा 54, 2 4 3 12 1 4, 18,144। ऐसे ही इन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल और संख्याओं का गुणनफल भी सेम है। अगला प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलो अगला प्रश्न है 12, 15, 21 के केवल एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं हमें, तो वही तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 बार, फिर 2 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार, तो 12 का देखो 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरीके से 15 का करेंगे 3 का 5, फिर 5 का 1। 15 का है 3 गुणा 5 और 21 का कर देंगे 3 गुणा 7। तो एचसीएफ किस किस का 12, 15, 21। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, केवल ये 3 है, तो 3। एलसीएम है 12, 15, 21। तो एलसीएम में देखो कॉमन फैक्टर तो 3 है, साथ में 2 और 2 और आया हुआ है, फिर 5, फिर 7, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 को 7 से गुणा कर देंगे तो 420। बिल्कुल इसी तरीके से कि इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उनमें जो कॉमन फैक्टर आएगा वो तो उसका एचसीएफ होगा। कॉमन फैक्टर के साथ अलावा जो भी इनके अभाज्य गुणनखंड है उन सब का गुणनफल उसका एलसीएम होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 17, 23 और 29। 17 अभाज्य संख्या है तो 17 का भाग 17 में ही जाएगा। ऐसे ही 23 है तो 23 का भाग 23 में 1 बार, 19 है तो 19 का भाग 19 में भी 1 बार। तो इसका देखो एलसीएम 17, 23 और 29, एचसीएफ 17, 23 और 29। तो देखो यहाँ 17 के जो अभाज्य गुणनखंड थे वो 17 गुणा 1 ही है बस। 23 के जो अभाज्य गुणनखंड है 23 गुणा 1। 19 के जो अभाज्य गुणनखंड आए 19 गुणा 1। तो इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो कोई नहीं है, केवल एक ही है। एक तो सबके गुणनफल में आता है तो उसका एचसीएफ तो एक ही है। इसके साथ में जो अदर गुणनखंड है वो है 17, 23 और 19। 17, 23 और 19 इनका ही जो गुणनफल है वो इसका एलसीएम होगा। जब इनको गुणा करेंगे तो आंसर होगा हमारा 11,339। गुणा करके भी देख सकते हो आप अलग अलग, 11,339। देखिए इन प्रश्नों को। इन्हीं में अगला प्रश्न है कि 8, 9 और 25। 2 का भाग 8 में लगाएंगे 4 बार, फिर 2 का भाग 2 बार और 2 का भाग 1 बार। 9 का करेंगे और 25 का करेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि इसके एचसीएफ में कोई कॉमन फैक्टर यहां नहीं नजर आ रहा। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसका कॉमन फैक्टर 1 है। ऐसे ही एलसीएम है 8, 9, 25। एलसीएम में ये सारी संख्याएं ही इसके एलसीएम के गुणनफल में आ जाएगी। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
3 तिया 9 और 5 बजे 25, 8 में 200, 200 को 9 से गुणा कर देंगे, 200 को 9 से गुणा कर देंगे तो 1800। 25 को 8 से गुणा किया 200, 200 को 9 से गुणा कर दिया 1800। ये इसका एलसीएम हो गया। ये था आपके एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका। बहुत इजी है। सबके पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड को इस तरीके से रख देंगे तो हमें इजीली से पता चल जाएगा कि इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो उसका एचसीएफ होगा। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ में अलावा जो सारे अंक बचे हैं उन सबका मल्टीप्लाई, सबका गुणनफल उसका एलसीएम होगा। इसी में अगला प्रश्न है कि एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा है, यहाँ पे 9 है। इन संख्याओं का एचसीएफ हमें 9 दे रखा है और उसका एलसीएम अब हमें ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है तो इसमें देखो इसका हल देखेंगे। इसका जो हमारा नियम है कि किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं ए और बी का एचसीएफ गुणा उन्हीं संख्याओं का एलसीएम उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इस नियम के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। एचसीएफ हमारी जो पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657, इन्हीं संख्याओं का एलसीएम 306, 657 इन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमने अभी हमारे पिछले प्रश्न में हल किया था। तो 306 गुणा 657, यहां देखो एचसीएफ की वैल्यू हमें दे रखी है 9, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो 306 गुणा 657, 9 का यहां पक्षांतरण हो जाएगा। एलसीएम 306, 657, 9 यहां एलसीएम से गुणा हो रहा है, गुणा का पक्षांतरण करेंगे तो वो भाग में जाएगा। गुणा 657, 9 से इसे काट देंगे, 9 3 27, 3 शेष बचेंगे 6, 9 चौके 36। तो यहां 657 को 34 से गुणा करेंगे। 20 2 22 हासिल की 2, 6 चौके 24, 26, 7 21 हासिल की 2, 5 से 15 हासिल की 2 जुड़ गए 17, 18 19, 8 3 3 तो 22 3 3 22,338 हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम प्राप्त होगा। 22,338। वापस से देखेंगे इस प्रश्न को कि हमें किन्हीं भी दो संख्याओं की आपको एक वैल्यू दी हुई रहेगी। इसमें हमें एचसीएफ दे रखा है तो एलसीएम हमें ज्ञात करने के लिए बोलेगा। एलसीएम दे रखा होगा तो एचसीएफ ज्ञात करने का बोल देगा। तो ये जो नियम है इसे ध्यान रखेंगे कि किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ उन्हीं संख्याओं के एलसीएम का गुणनफल है वो उन्हीं धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे। एलसीएम की वैल्यू देगा तो एचसीएफ की वैल्यू पूछेगा, एचसीएफ की वैल्यू देगा तो एलसीएम की, तो किसी एक की वैल्यू पूछेगा तो दूसरे की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो उन संख्याओं के गुणनफल के भाग में चली जाएगी। मान कटे तो ठीक, अदरवाइज गुणा करके उसका भाग लगा देंगे। इस प्रकार हम संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें एक उदाहरण भी है कि 4 की घात n 0 से विभाजित होती है नहीं। पहले इसे हल करेंगे और उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो पहले इसे समझ लेते हैं, बाद में इसे लिखेंगे कि 6 की घात n, n कोई प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट है, अनंत तक कुछ भी हो सकता है कि उसकी n की वैल्यू यहां रखने पर, जैसे कि यदि n की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, जैसे कि 6 की घात 2 तो 6 गुणा 6, 3 है तो 6 गुणा 6 गुणा 6। इस प्रकार n की वैल्यू क्या रखें कि उसका जो हल होगा वो 0 पर जाके समाप्त होगा, मतलब इकाई का अंक 0 आना चाहिए। इकाई का अंक 0 आना चाहिए। तो अभी हमने विभाजिता के नियम पढ़े थे कि किस किस विभाजिता के नियम में इकाई का अंक 0 आ रहा था, 2 और 5।
कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0 है वह 2 और 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो सीधी कैसे के मतलब है कि उसमें वो 5 से उसका भाग तो जाना ही जाना है। तो कि यदि 6 की घात n में n का कोई भी मान रखने पर यह 5 से विभाजित होगी, मतलब उसके गुणनखंड में 5 आना ही चाहिए। उसमें अब जब हम उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 5 आना ही चाहिए। ये इसका क्वेश्चन के आधार पर कहने का मतलब है। तो जब हम 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 3, 3 का 1, मतलब 2 और 3, बस ये 2 अंक आ रहे हैं। 6 की घात n का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात 3 n कर रहे हैं, यहां 5 तो आ ही नहीं रहा है। 5 इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो यह 5 से विभाजित नहीं होगा। तो n ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। अब इसे लिखेंगे, यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। अर्थात 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 अभाज्य संख्या का होना अनिवार्य है। तो ये हम 6 की घात n का इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो हमने पहले भी किया था, फिर से बता रही हूं। 2 का भाग जाएगा 6 में 3 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार, तो इसका अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 3 की घात n। 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 व 3 ही अभाज्य संख्याएं हैं। 2 व 3 ही अभाज्य संख्याएं हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 व 3 ही अभाज्य संख्याएं हैं। यह निश्चित होता है।
अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो कल हमने पढ़ी थी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो 6 भाज्य संख्या थी, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 व 3 हो गए। ये एक क्रम में फिक्स है, इनका क्रम 2 व 3, इसमें कोई और संख्या अब नहीं आ सकती। तो यह निश्चित करती है, अतः n के किसी भी मान के लिए छह की घात n अंक का 0 पर समाप्त नहीं होगा। मतलब ऐसा कोई मान नहीं है n का जिसके लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगा। ये प्रश्न है कि n के किसी भी मान के लिए 6 की घात n का अंक क्या 0 पर समाप्त होगा। मतलब n का कोई भी मान रखने पर जब उसका हम वो स्क्वायर खोलेंगे तो उसमें उसका जो हल होगा, जो मान होगा, उसमें इकाई का अंक 0 आना चाहिए। ये प्रश्न है। एक इसमें उदाहरण है इसी से संबंधित, उसमें यह प्रश्न दिया हुआ है कि n के किसी के मान के लिए 4 की घात n का 0 पर समाप्त होना निश्चित है क्या। तो देखो 4 की घात का भी जब अब इसका अभाज्य गुणन करते हैं तो 2 गुणा 2 आता है, तो इसमें भी कोई 5 से विभाजित नहीं हो सकता। तो यही होगा कि किसी भी पूर्णांक, किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होनी चाहिए, जबकि उसके अभाज्य गुणनखंड में तो केवल 2 गुणा 2 ही है, तो वह 5 से विभाजित नहीं होगा। तो उसमें भी n के किसी भी मान के लिए यहाँ 6 की घात n की जगह 4 की घात n हो जाएगा, अंक का 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। यहां देखो भाज्य संख्या की बात कर रहा है। कल मैंने भाज्य और अभाज्य के बारे में भी आपको बताया था कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। फिर से रिवाइज करवा देती हूं। अभाज्य संख्याएं जो केवल खुद से विभाजित होती है, जिसमें और खुद और एक तो सबसे विभाजित, एक में तो सबका भाग लगा सकते हैं, एक से तो खुद से विभाजित होती है, वो अभाज्य संख्याएं। जो खुद के अलावा किसी और संख्याओं से भी विभाजित होती है वो भाज्य संख्याएं होती है। तो हमें ये बताना है कि ये भाज्य है या नहीं है। तो मानना पहली संख्या को हम a ले लेते हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, 7 गुणा 11, यहां से 13 हमने कॉमन ले लिया, प्लस 1, 77 प्लस 1, तो इसका हल है 13 गुणा 78। मतलब जो ये संख्या है ये 13 और 78, अब 78 के विभाज्य गुणनखंड करेंगे तो और अलग अलग मान आ जाएंगे, तो ये भी 2 से एक ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो रही है। ऐसे ही अगली संख्या है b, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, 5 कॉमन आ गया, 7 गुणा 6 गुणा 5 हम कॉमन ले चुके हैं, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, तो 5, जब इन सबको गुणा करेंगे तो 1008 प्लस 1, तो 5 गुणा 1009, 5 गुणा 1009। तो इसमें भी देखो 5 और 1009, अब 1009 की भी अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे यहाँ पे, तो ये भी दो से ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो रही है। तो यहां लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनखंड एक गुणनखंड एक के अतिरिक्त
अन्य अभाज्य संख्या है। अतः ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। अतः ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, मतलब खुद का जो मान है उसके अलावा भी यह किसी और संख्या से विभाजित होती हुई नजर आ रही है। अगला प्रश्न है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, सर्कल में है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ध्यान देना, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना उन्होंने प्रारंभ किया है, लेकिन वो समय अलग अलग ले रहे हैं, तो वापस जब मिलेंगे उनका मान भी कुछ अलग हमें मिलेगा। तो हम यहां लिखेंगे सोनिया मैदान का चक्कर लगाने में समय लेती है 18 मिनट। इसी प्रकार अगला कैंडिडेट है रवि मैदान का चक्कर लगाने में समय लेता है 12 मिनट। याद रखना, एक ही समय और एक ही स्थान की बात हो रही है, तो यहां हम इसका लघुत्तम समापवर्त एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 18 और 12 एलसीएम निकालेंगे तो इनका भाज्य गुणनखंड करेंगे। एक ही समय और एक स्थान की बात करिए, इसलिए हम इसका जो लघुत्तम है वो हम कम से कम कितना मान लगेगा इनका, वो वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे। तो इसका 2 का भाग लगा देंगे, 2 में 18, फिर 3 और 3 का 1। तो यहाँ देखो 18 का भाज्य गुणनखंड हमें मिला है 2 गुणा 3 गुणा 3। दूसरा है 12, 2 का भाग 6, फिर 2 का भाग 3, फिर 3 का भाग 1। तो देखो जो कॉमन फैक्टर है, एक तो है 2 और एक है 3। 2 गुणा 3, पीछे यहाँ पे एक 2 और बच रहा है, एक 3 और बच रहा है, तो 36। तो दोनों को एक ही स्थान पर मिलने में कितना समय लगेगा? 36। अतः दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये थे हमारे एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित प्रश्न, जिसमें हमने पहले संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना सीखा, फिर उनसे हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा, और फिर हम उनसे संबंधित हमने प्रश्न हल किए। कल इसी प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हुए हम अपरिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।